हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ अबाउट एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन किसके सरफेस पे लिखे जाते हैं। और एक जो हमने डिस्कशन अपनी इंपॉर्टेंट करी थी वो करी थी कि ओल्डेस्ट अनडिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ हरप्पन स्क्रिप्ट। एंड ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शंस जो हैं जो कि लेट फोर्थ सेंचुरी के अंदर, फोर्थ सेंचुरी बीसी के अंदर जो प्रचलित हुई वो हमें ब्रह्मी और खरोष्ठी के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मेघा आपने मेरे को डाउट पूछा था व्हाट्सएप पर, तो वो ये है कि कांधार इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू अशोका ओनली। जैसे आप पूछ रहे हो कि कांधार इंस्क्रिप्शन जो हम पढ़ते हैं वो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है, ये इंडिया के हिसाब से या फिर ओल्डेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के हिसाब से या ओल्डेस्ट की कोई डिबेट ही नहीं है। आप पहले मुझे इतना बताओ, कांधार इंस्क्रिप्शन का पूरा लेना देना अशोकन साम्राज्य के साथ ही है ना? हाँ या ना? ठीक है, अब अगर अशोकन साम्राज्य के साथ है तो अशोका का साम्राज्य धीरे धीरे करते ही फैला हुआ था, वो धीरे धीरे करके ही वो चक्रवर्ती सम्राट बना था अपने जीवन काल में, है ना? फिर उसका रूल यानी कि अफगानिस्तान तक भी जाता है। अगर ये हमें वहाँ मिली है कांधार इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान में, तो उसका रूल अफगानिस्तान तक भी फैला। लेकिन उससे पहले जो उसने स्क्रिप्ट की नींव रखना शुरू करी होगी वो तो इंडिया के इर्द गिर्द या इंडिया के अंदरूनी इलाकों में ही करी होगी ना? हाँ या ना? ऐसा है। और इंडिया के अंदरूनी इलाकों में जो करी थी यहाँ पर साफ तरीके से गिवन है, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डैट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर देख लो अलग अलग करके मार्क कर देता हूँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और उसके अंदर दो चीज़ें प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेगा, वो है ब्रह्मी और खरोष्टी। अब क्लियर हो गया? इसके बाद जो भी आती है वो फर्दर है डिसाइफर्ड इनिशियली जो स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। एंड दिस ब्रह्मी एंड खरोष्टी आर ऑल्सो रिलेटेड टू अशोकन एम्पायर ओनली। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज इंक्लूड दोज ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोका। और उसके टाइम पर फिर हमें लिखा है कि नंबर ऑफ अदर लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स भी देखने को मिलती हैं। तो फिर ये जो ग्रीक एंड एरेमिक वाली जो बात है ना कांधार इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो मेघा आप मुझे खुद बताओ ये कैसे हुआ होगा? वाई अशोकन एम्पायर वॉज फेमिलियर विद दीज ग्रीक एंड अरेमिक लैंग्वेजेस? कैसे? ये तो हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की भाषा भी नहीं थी, कांधार इंस्क्रिप्शन पे फिर कैसे आ गई? किस तरीके से आ गई? इन्वेटर्स के अलावा हम एक अच्छी चीज़ अगर बोले तो ट्रेडिंग रिलेशंस थे इसके अशोका के दुनिया के अलग अलग कोनों के साथ, जान पहचान होगी। इन्वेजन वर्ड हम यहाँ पर मेगा इसलिए नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पर अशोका अगर यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर विराजमान है मयूर, है ना, तो इन्वेजन का इतना फर्क अशोका के सामने तो नहीं पड़ सकता है। उसके लिए तो ये मक्खी को दूध में से निकालने के बराबर है, राइट? लेकिन लैंग्वेज का स्क्रिप्ट का प्रभाव पड़ना ये दिखाता है दैट मौर्यन एम्पायर वॉज हैविंग गुड ट्रेडिंग रिलेशंस। और ये अशोका के टाइम से नहीं था, अगर हम अशोका के दादाजी के टाइम से भी बात करें मेघा, अशोका का दादाजी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके कोर्ट में कौन आया था? ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस। कौन सी किताब लिखी थी उसने? इंडिका। तो फैमिलियर था ना ये इसका खानदान भी कि अशोका के टाइम से ये ग्रीक और अरेमिक के बारे में जानते थे, है ना मेघा? ये चीज़ इनके खानदान में कब से प्रचलित है? इसके दादाजी के टाइम से। ओके मेघा, क्लियर हो गया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे इत्मीनान से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? तो दोस्तों हम आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस पैराग्राफ के बारे में। हम लोग तीन मेन टाइप की स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जैसा यहाँ पर इमेज के अंदर आपको एक नाम दे रखा है सिंपली, स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं कि इसको इग्नोर कर देते हैं। यूपीएससी का अगर आप 2023 या 24 का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अगर आप
प्रिम्स का पेपर उठाकर देखोगे तो उन्होंने ना कुछ पर्सन्स के नाम दिए थे और फिर हमसे पूछा था कि बताओ ये कौन है, इंडिया में पुराने ज़माने के अंदर ये कौन थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, पेंटर्स थे, आर्किटेक्ट्स थे, क्या थे। उन्होंने मॉडर्न नाम ही दे रखे थे, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछ रखे थे उन नामों के, 3-4 नाम दे रखे थे कॉमा 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 कर कर। अब वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि बहुत डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना। तो ऐसे नामों को आप इग्नोर मत करा करो, उनकी लिस्टिंग ज़रूर बनाया करो। यहाँ पर क्या गिवन है नाम, J.F. फ्लीट, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग एपिग्राफिस्ट इन कोलोनियल इंडिया, ठीक है। तो आपने एक बार इसका नोट बना लिया, आपकी मेहनत डन हो गई। और अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया, 3-4 नाम आपको दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आपको नाम दिख गया कि J.F. फ्लीट नाम गिवन है, तो यू आर डन विद योर वर्क, ओके। खैर मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब हम जो दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं 3 मेन अलग अलग तरह की जो स्क्रिप्ट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। सबसे पहली जो कैटेगराइजेशन है, पहले हम नाम पढ़ लेते हैं इनके। एक होती है लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक होती है दोस्तों लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट, पहली। दूसरी जो है डेट इज अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट, और तीसरी जो है दैट इज सिलेबिक स्क्रिप्ट। इन तीनों स्क्रिप्ट्स में हमें फ़र्क पता होना चाहिए कि इन स्क्रिप्ट्स के अंदर जो कोर डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक बार के लिए हम डिटेल्ड एस्पेक्ट में इनको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ये जो 3 मेन तरह की स्क्रिप्ट्स हैं, इसका पुख्ता सबूत हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। जो भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट या एपिग्राफिस्ट, अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप नाम दो जो कि इंस्क्रिप्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने ये देखा कि जो भी हमें हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलती हैं एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, उसके अंदर जो भी राइटिंग्स वगैरह गिवन है उनको हम 3 मेन कैटेगरीज के अंदर, या 3 मेन उनकी कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट्स। पहला है लोगोग्राफिक। जो ये लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉपर तरीके से सिंबल्स की, ठीक है। और उन सिंबल्स को हम एक स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं लोगोग्राम्स। हम उनको नाम देते हैं एज लोगोग्राम्स। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये लोगोग्राम क्या होता है। लोगोग्राम दोस्तों एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी सिंबल का, किसी भी सिंबल का एक बेसिक यूनिट होता है। लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, कोई भी जो लोगोग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक शब्द को, एक वर्ड को, या फिर किसी एक वर्ड के पार्ट को भी वो रिप्रेजेंट कर सकता है। अब वर्ड के पार्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेटर मान लो। कोई एक वर्ड होता है जैसे बड़ा, आप उसको 2 पार्ट में जैसे तोड़कर बोलते हो ना, तो वो जो पार्ट है ना शब्द का, वो भी एक लोगोग्राम ही है, वो भी एक सिंबल ही है। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है दैट दिस लोगोग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट साउंड। साउंड की रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर हमें कुछ चित्र देखने को मिलते हैं जो कि एक सिंबल्स की फॉर्मेट के अंदर बने रखे होते हैं, और वो हमें कोई एक शब्द के बारे में डिनोट कर रहे होते हैं। आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी में जैसे देखा होगा, जब हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, पहला चैप्टर, तो हम उसके अंदर ये चीज़ देखते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह के अंदर, कि हमें कुछ चिड़िया वगैरह जो होती है उनकी कुछ इमेजेस वगैरह ऐसे देखने को मिलती है हमें, राइट, कि जिसमें उनके कुछ ऐसे करके पैर बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं लेटर L, ठीक है। फिर एक लायन बन रखा है, वो लेटर M रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर एक हमें चाकू जैसी कोई एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है लेटर O। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनको हम कहते हैं, इनको एपिग्राफिस्ट बोलते हैं कि दीज आर लोगोग्राम्स,
ओके। और इस प्रकार की जो स्क्रिप्ट होती है जिससे हम वर्ड को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट एक राइटिंग का सिस्टम होता है जहाँ पर सिंबल्स, जिनको हम लोगोग्राम्स भी बोलते हैं, वो एक एंटायर वर्ड को या वर्ड के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द साउंड्स विच आर एसोसिएटेड विद दोज वर्ड। यहाँ पर हम फिनेटिक साउंड्स की उन वर्ड्स के साथ एसोसिएटेड जो होती हैं उसके बारे में हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं। अब अगर हम एंशियंट टाइम में चलें तो ये लोगोग्राफिक जो स्क्रिप्ट है, तो इसका एंशियंट टाइम में पुख्ता सबूत हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है इन इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की जो राइटिंग्स थी देवर इन द फॉर्म ऑफ लोगोग्राम्स। और उसके लिए एक वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हो जिसको हमने एनसीईआरटी और तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली तमिलनाडु की बुक्स के अंदर काफ़ी डिटेल में करा हुआ है अपनी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में। एक वर्ड आपको याद होगा जिसको हमने बोला था एज हीरोग्लिफ्स। ठीक है, हीरोग्लिफ्स। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे, ये हीरोग्लिफ्स का सहारा लेकर, हीरोग्लिफ्स कुछ भी नहीं थे, सिंबल्स को ही बोला जाता है। आप इसको इजी वर्ड में लोगोग्राम से भी बोल सकते हो, जो कि सिंबल से ज़्यादा एक वर्ड को डिनोट कर रहे होते हैं, एक वर्ड को डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके के आप थाउजेंड्स ऑफ सिंबल्स को अगर आप कंबाइन कर दोगे, जब आप किसी लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, आपने थाउजेंड्स ऑफ ऐसे जो सिंबल्स बने हुए हैं, जो लोगोग्राम्स बने हुए हैं, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम लोग नाम दें, जो हज़ारों तरीके के जो हीरोग्लिफ्स हैं, जो सिंबल्स हैं, जो कुछ चित्र वगैरह बन रखे हैं, तो वो एक प्रॉपर आपको कहानी बयां करेंगे कि आपके सामने प्रॉपर एक लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी होगी, लैंग्वेज की एक वोकैबुलरी होगी, उसका जो बॉक्स है वो आपके सामने अनबॉक्स हो जाएगा। आपको प्रॉपर तरीके से पता लग जाएगा कि क्या ये लैंग्वेज है और क्या इसके पर्टिकुलर वर्ड्स हैं और ये क्या बोलने के लिए या क्या समझाने के लिए रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, जो कि उस जगह पर गिवन है। ठीक है, या जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ओके, दिस इज नोन एज लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट के अंदर आपने ये सीखा कि रिटन वर्ड्स जो हैं यहाँ पर, वो वर्ड्स नहीं होकर वो हमें सिंबल्स की फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलते हैं, और फिर जो आगे चलकर सिंबल्स हैं वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहली फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट हमारी हुई कवर्ड, विच इज़ नोन एज लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट। अब हम दूसरी स्क्रिप्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सिलेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इस पैसेज के अंदर ना इंग्लिश ग्रामर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के बचपन के फंडे याद हैं तो आप इसको आराम से समझ पाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इजी तरीके से बिल्कुल बच्चों के लेवल की तरह सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें वर्ड समझना पड़ेगा, स्लेबल वर्ड का क्या मतलब होता है। अगर ये स्लेबिक स्क्रिप्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्लेबिक वर्ड, स्लेबिक स्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर अ स्लेबल। तो इस स्लेबल क्या है, कि क्या भला है? स्लेबल बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, या एक वर्ड का पार्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, या कंप्लीटली एक शब्द है वो, जिसके अंदर इट कंटेन्स वन वॉवल साउंड। तो इट कंटेन्स वन वॉवल साउंड। ठीक है, एटलीस्ट एक वॉवल साउंड यहां पर होती है। तो ये जो स्लेबिक स्क्रिप्ट है, या जिसके अंदर ये स्लेबल जो वर्ड है, ये एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है जहां पर हर एक जो कैरेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्पोकन स्लेबल को। ठीक है, यहां पर जैसे क्या है कि कोई एक शब्द है या उसका एक पार्ट है, तो वहां पर आपको इस तरीके की जो साउंड है, वोवल साउंड, वो जब आप उसको प्रोनाउंस करोगे तो ये निकलेगी उससे। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर, का
के, की, को, कु। और आप जानते हो कि वॉवल्स ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये है सिलेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो सिलेबिक स्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर अ सिलेबल। ठीक है, यहां पर कोई भी वर्ड या जो पार्ट होता है एक वर्ड का, उसके अंदर एक वॉवल साउंड होती है, छुपी हुई होती है। अब तीसरी फॉर्म की जो स्क्रिप्ट है उसको हम कहते हैं अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट। और यहां पर एक जो पर्टिकुलर वर्ड होता है उस पूरे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करते हुए एक सिंगल फिनेटिक साउंड जो है वो निकल कर आती है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था कि आइलैंड को हम जो लिखते हैं वो इजलैंड की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन एस उसमें अंदर साइलेंट होता है। एस जो लेटर होता है वो साइलेंट होता है, तो जो फिनेटिक साउंड निकल कर आती है डेट इज आइलैंड, क्योंकि एस वहां पर साइलेंट है। तो अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट पे एक ऐसा राइटिंग सिस्टम है जहां पर आप फाइनाइट सेट ऑफ लेटर्स को यू यूज हेयर दीज फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, क्योंकि लेटर्स आप जानते हो कि लिमिटेड होते हैं। यू यूज फाइनाइट सेट ऑफ लेटर्स ताकि आप उनको कंबाइन कर कर एक वर्ड बना सको। और जब एक वर्ड बनकर आता है तो उसकी एक फिनेटिक साउंड जरूर होगी, यानी कि उसको प्रोनाउंस करने का एक रिदम जरूर, एक साउंड रिदम जरूर होगा। ठीक है, तो कोर आइडिया यहां पर जो होता है अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के अंदर वो यही होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंडिविजुअल साउंड्स को, और ये इंडिविजुअल साउंड्स जो फिनेटिक साउंड्स हैं ये फिर यूज होती हैं किसी ना किसी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। स्पोकन लैंग्वेज के अंदर जैसे आप यहां पर देखो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट के अंदर वो सिंबल्स हैं, आप उससे लैंग्वेज नहीं बना सकते हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया था यहां पर साउंड्स रिप्रेजेंट ही नहीं होती है, सिंबल्स ही हैं। क्योंकि अब यहां पर ये शेर बन रखा है, चाकू बन रखा है, कोई जूते जैसा सिंबल बन रखा है, तो आप उससे कोई साउंड थोड़ी ना निकाल सकते हो, तो सिंबल आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई चित्र है। अब ये जो सिलेबिक स्क्रिप्ट थी यहां पर सिलेबल है, यहां पर एक वर्ड की या पार्ट ऑफ द वर्ड की साउंड जरूर निकल कर आ रही है, लेकिन वो वॉवल्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहां पर जो लेटर है वो पूरा खेल इन वॉवल्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं उन लेटर्स का। वहां पर हर एक लेटर के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू ओ, आई, ई, ए होना ही चाहिए। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जो उनका उच्चारण होता है, या फिर आप इन तीनों स्क्रिप्ट में से किसी डिटेल्ड स्क्रिप्ट को जानना चाहते हो तो दोज आर अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के अंदर एक सिंगल फिनेटिक साउंड होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म के अंदर बात करें तो हर एक अल्फाबेट के अंदर क्या होता है, जो वॉवल्स होते हैं वॉवल्स का एक अपने आप में सेपरेट और कंप्लीट तरीके से एक स्वतंत्र स्टेटस होता है, इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है, जो कि कॉन्सोनेंट्स के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि जो एपिग्राफिस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, वो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट को तो डिफरेंस जो है उसके अंदर इसलिए जान पाते हैं, डिफरेंशिएट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज वो तो सिंबल्स है, इसका तो गेम यहीं पर खत्म हो जाता है कि सिंबल्स दिख रहे हैं, इसको तो हटा ही दो। अब अगर उनको सिलेबिक स्क्रिप्ट और अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के बीच में अगर फर्क पैदा करना है या पता लगाना है, तो यहां पर राइटर आपसे ये कह रहे हैं कि अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के अंदर जो वॉवल्स हैं उनका एक अलग ही दायरा होता है, वो सिलेबिक स्क्रिप्ट का पार्ट होती हैं। सिलेबिक स्क्रिप्ट भी अल्टीमेटली आप मर्ज कर उसको अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट के अंदर भी शामिल कर सकते हो, लेकिन सिलेबिक स्क्रिप्ट के अंदर सारी के सारे जो वर्ड्स होते हैं या वर्ड्स का जो पार्ट होता है वो इन वॉवल्स के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट थोड़ा सा ब्रॉड एक दायरा होता है स्क्रिप्ट का। यहां पर किसी भी अल्फाबेट में जो वॉवल्स हैं उनका एक सेपरेट फुली इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है जो कि कॉन्सोनेंट्स के बराबर होता है। अब आप कहोगे सर ये कॉन्सोनेंट्स क्या भला है, इसका मतलब क्या होता है कॉन्सोनेंट्स का? तो बचपन के इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं। कॉन्सोनेंट्स का दोस्तों ये मतलब होता है कि कोई भी जो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है
ठीक है, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एनी लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू। और ये ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? ये आपके वॉवल्स है, ठीक है। इसको हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये ए, ई, आई, ओ और यू हैं, इनको छोड़कर अन्य सभी अक्षर व्यंजन जो हैं, सभी अक्षर व्यंजन जो हैं, जो सभी लेटर्स हैं, इन वॉवल्स को निकालकर वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इसलिए अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट का अपना अलग अस्तित्व है जो कि वॉवल्स को सेपरेट कर देता है, ठीक है। बाकी वॉवल्स को अगर आप निकाल दो इंग्लिश लेटर्स में से, 26 लेटर्स में से इन 5 को आपने निकाल दिया, बाकी जो 21 बचे वो सारे के सारे अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट का अंदर आ जाते हैं। वैसे वॉवल्स भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वॉवल्स के ऊपर फोकस कर रहे हो तो वो सिलेबिक स्क्रिप्ट का पार्ट बन जाता है। अब ये बस आपको एक बार के लिए समझना था, इसके कोई नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है, ना ही किसी एग्जाम के अंदर ये कोई पूछा जाना है आपसे। लेकिन अब आप कहोगे कि सर आप फिर इसको स्किप भी तो कर सकते थे। तो दोस्तों क्या है कि हमें ना अगले पैराग्राफ से थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर के अंदर ये चीज़ें जाननी पड़ेगी कि खरोष्टी स्क्रिप्ट की पहचान ब्रह्मी स्क्रिप्ट से अलग कैसे है, ब्रह्मी जो है वो अरेमिक से अलग कैसे है, किसका ओरिजिन किससे है, दोनों के बीच में लिंक क्या है, और आगे चलकर अलग अलग प्रकार की जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होती है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं पहले आपको ये कवर कराऊं कि ये डिफरेंस क्या होता है इन लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट या इन सिलेबिक स्क्रिप्ट या फिर इन अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट। अब यहाँ पर आप देखो, अब देखो आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। अब जो मैंने अभी तक बोला उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन अब जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेटमेंट आ सकती है, लेकिन वो आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगी क्योंकि कोई भी नॉर्मल बुक्स के अंदर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगेगी नहीं। तो यहाँ से अब आपके लिए ये जो चीज़ है, ये डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाइन देखो क्या लिखी हुई है, दोनों की दोनों जो स्क्रिप्ट्स हैं, बोथ ब्रह्मी स्क्रिप्ट एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स, दे स्टैंड मिडवे बिटवीन अल्फाबेटिक एंड सिलेबिक स्क्रिप्ट। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसके अंदर सिर्फ वॉवल्स की ही एक मतलब वॉवल्स का ही उच्चारण करा जा रहा है और किसके अंदर सारी तरीके के अल्फाबेट जो हैं उसका उच्चारण करा जा रहा है, फिनेटिक्स की साउंड है उन शब्दों के साथ एसोसिएटेड। ये बताना बहुत मुश्किल है इन दोनों स्क्रिप्ट्स के अंदर। तो दे समवेयर लाई इन मिड बिटवीन द अल्फाबेटिक एंड सिलेबिक स्क्रिप्ट। इसलिए हम ब्रह्मी और खरोष्टी को एक सेपरेट कैटेगरी में रखते हैं। हम ब्रह्मी को ना पूरी तरीके से अल्फाबेटिक बोल रहे हैं ना सिलेबिक बोल रहे हैं, हम ब्रह्मी को बोलते हैं एस सेमी सिलेबिक, ठीक है। दोनों को, ब्रह्मी और खरोष्टी को हम बोलते हैं एस सेमी सिलेबिक, और खरोष्टी को ना पूरी तरीके से सिलेबिक स्क्रिप्ट बोल सकते हो ना अल्फाबेटिक बोल सकते हो, आप उनको सेमी सिलेबिक बोल लो या सेमी अल्फाबेटिक बोल लो, ठीक है। ये है ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स का दायरा, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना आने वाले पैराग्राफ्स को कवर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक करके हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन अपनी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खरोष्टी के बारे में। खरोष्टी प्रचलित रूप से जो बोली गई है या फिर जो इसका एरिया जो रहा है जहाँ पर ये सबसे पहले मिली है, इसके पुख्ता सबूत हमें मिले हैं, वो रीजन है ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, स्पेशली अराउंड इंडस रिवर, इंडस एंड इट्स वैली, ठीक है। इसके अलावा स्वेत वैली एंड काबुल रिवर वैली, ठीक है। और ये जो स्वेत वैली है इसके बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। जब स्वेत वैली है कहाँ पर, वैसे पहले मुझे ये बताओ स्वेत वैली कहाँ पर लोकेटेड है। काबुल वैली तो आप समझ गए होंगे अफगानिस्तान, इंडस आप जानते हो, इंडस एंड मतलब इंडियन पाकिस्तान बोथ। वेरी स्वेत वैली कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री के अंदर है? इंडिया के पास है, अफगानिस्तान के पास है, ईरान में है, कहाँ पर है?
सुना है इसका नाम? स्वेत वैली इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। मैंने आपको बताया था तालिबान के हमलों के चलते एक लड़की जो थी जिसको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मलाला यूसुफजई, ठीक है, पाकिस्तानी एजुकेशन एक्टिविस्ट बनी है आगे चलकर, ठीक है। शी वॉज द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट इन हिस्ट्री, शी इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट इन हिस्ट्री, received the prize in 2014 at the age of 17 and is the second Pakistani and the only Pashtun to receive a Nobel Prize, ठीक है। क्या हुआ था इसके साथ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मलाला यूसुफजई स्वेत वैली, तो इसको यहाँ पर गोली लगी थी इसके परिवार को और इसको गोली छूकर निकल गई थी। इसका चेहरा अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा इस वजह से क्योंकि इसके चेहरे के आसपास इसको गर्दन पर या कहीं सर पर एक गोली लगी थी, लेकिन ये सर्वाइव कर गई थी, बच गई थी, ठीक है। इसको तालिबानियों ने इसको अटैक करा था, ठीक है, और उस टाइम पर ये काफ़ी छोटी थी और ये बची थी। फिर इसने लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट वगैरह करने के लिए पाकिस्तान में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस छोटी सी लड़की के जज्बे को पूरी दुनिया ने सलाम करा था, ठीक है। और इसी के ऊपर यूपीएससी ने स्वेत वैली के ऊपर, नॉट मलाला यूसुफजई के ऊपर, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के अंदर हाईलाइटेड थी और स्वेत वैली का काफ़ी ज़्यादा नाम था, तो स्वेत वैली के ऊपर यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रीजन ऑफन इन न्यूज़ और कंट्री, ठीक है। तो आपको बताना था विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। चेचन्या, दाफूर, स्वेत वैली, ये रीजन्स हो गए। कंट्री कहाँ पर है, ये चेचन्या कहाँ पर है, रशियन फेडरेशन का पार्ट है, दाफूर माली के अंदर है, स्वेत वैली, ये इनमें से करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शंस फॉर 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर था डैट इज़ 1 ओनली। चेचन्या रशियन फेडरेशन का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर आप दाफूर देखोगे तो दाफूर इट इज़ लोकेटेड इन वेस्ट सूडान। स्वेत वैली जिसको हम मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं, इट इज़ अ प्रोविंस इन पाकिस्तान, ओके। ये वाली बात हमने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में भी कर रखी है। स्वेत वैली के बारे में हमने आई थिंक पूनम दलाल दहिया की बुक के अंदर पढ़ा था, तब मैंने आपको ये मलाला यूसुफजई और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताई है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो खरोष्टी का जो एरिया है इट लेज इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इन एंड अराउंड द इंडस, स्वेत एंड काबुल रिवर वैलीज। और इसी लैंड को, ठीक है, द लैंड नोन एज गंधार इन एंशिएंट टाइम्स, इसी एरिया को हम गंधार रीजन बोलते थे, ओके। अब अशोका की 2 फेमस इंस्क्रिप्शंस जो रही हैं, मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करता हूँ, ठीक है, शाहबाजगरी और दूसरी मनसेरा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन मेघा, मयूर और रिया आपको आ सकता है आपके अपने अपने एग्जाम्स के अंदर कि ये कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर है। दे आर इन दिस स्क्रिप्ट ओनली, और दिस स्क्रिप्ट का मतलब यहाँ पर ये खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर ही है। खरोष्टी बाद में नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ करी गई। पहले आप देख रहे हो शुरू में इसका अस्तित्व कहाँ पर था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। आगे चलकर प्रॉपर जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न इंडिया, खरोष्टी का आगमन वहाँ पर हुआ अंडर इंडो ग्रीक्स, इंडो पार्थियन एंड कुशान किंग्स, ठीक है। एंड वॉज ऑल्सो यूज इन सर्टेन रिकॉर्ड्स आउटसाइड द गंधार एरिया इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया के अंदर भी यूज़ करी जाती थी। इसके भी पुख्ता सबूत, इसके प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। खरोष्टी के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कैसे लिखी जाती है। इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इंग्लिश कैसे लिखी जाती है आप मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? अरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, हिंदी कैसे लिखी जाती है, वो भी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ना। तो ये जो है राइट टू लेफ्ट जो है लिखी जा रही है खरोष्टी, उर्दू की तरह है ना। इसका मतलब लिखावट में तरीका लिखने का, डायरेक्शन की फॉर्म में, मतलब मैं बात करूँ जो तरीका है लिखावट का, जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है खरोष्टी का, जस्ट लाइक उर्दू, ठीक है।
अब ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ गया कि उर्दू भी दे दिया गया एक सेंटेंस के अंदर, खरोष्टी भी दे दिया गया, तो आप ना इसको फिर गलत मान लो कि नहीं 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 यार, उर्दू के साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है, खरोष्टी का एक लिंक बनाकर ही हमें राइट टू लेफ्ट करें, लेकिन राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है ये शुरू से, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि दिस खरोष्टी स्क्रिप्ट इज सीम टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्थ सीमेंटिक अरेमिक स्क्रिप्ट। ऐसा मान्यता है कि जो अरेमिक स्क्रिप्ट है ये उससे डिराइव हुई है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कांधार इंस्क्रिप्शन के अंदर इट इज रिटन इन ग्रीक एंड अरेमिक, तो ये अरेमिक स्क्रिप्ट से डिराइव्ड है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। प्रॉपर अगर हम इसको बोले, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नॉर्थ सेमेटिक, ठीक है, सेमेटिक अरेमिक स्क्रिप्ट। अभी सेमेटिक क्या है? सेमेटिक दोस्तों जो वर्ड है इसका मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये बेसिकली एक लैंग्वेज की फैमिली के लिए वर्ड यूज़ करा जाता है। लैंग्वेज के परिवार होते हैं ना, भाषा के परिवार होते हैं, कि हमने इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन में कवर करा था, और जब हम सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी पढ़ते हैं तभी मैंने आपको बताया था। तो सेमेटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज फैमिली, फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज आप इसको कह सकते हो। अब सेमेटिक के अंदर आपको कौन कौन सी भाषा का प्रश्न देखने को मिलता है, यानी कि जो फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस है कौन कौन सी भाषा आती है सेमेटिक कैटेगरी के अंदर, सेमेटिक फैमिली ग्रुप के अंदर। इसके अंदर एक आती है आपकी हिब्रू, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। सबसे पहले आती है इसके अंदर आपकी हिब्रू, उसके बाद अरेबिक भाषा, फिर अरेमिक, ठीक है, और कुछ एंशिएंट लैंग्वेजेस भी आती हैं इसके अंदर। कुछ जो एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं वो भी इसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल फिनिशियन, और अकाडियन। हम पढ़ते हैं ना जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा बेबीलोनियन एम्पायर, अकाडियन एम्पायर। हमने 9th क्लास की तमिलनाडु के अंदर कवर करा था, ये वही अकाडियन है, ठीक है। एंड दीज लैंग्वेजेस जो कि सेमेटिक फैमिली लैंग्वेज का पार्ट है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस, तो आप इनको ऐसा भी मान सकते हो, जो इसके लिए वर्ड यूज़ करा जाता है आजकल मॉडर्न ज़माने में। दीज सर्टेन लैंग्वेजेस, ये जितनी भी लिखी हुई हैं आपको, हिब्रू, अरेबिक, अरेमिक, फिनिशियन, अकाडियन। फिनिशियन अकाडियन तो चलो एंशिएंट हो गई, लेकिन आप सबको अगर आप इनको एक कॉमन कैटेगरी के अंदर डालो तो इसका एक सब ग्रुप भी बनकर आता है जिसको हम कहते हैं एज एफ्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, एफ्रो एशियाटिक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी अरेमिक के बारे में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये अरेमिक के साथ ये सीमेंटिक वर्ड क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेहनत जो आप खुद से करने वाले थे, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते तो वो मैंने आपकी ख़त्म कर दी मेहनत। अब खरोष्टी के बारे में दोस्तों हमने जान लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं ब्रह्मी के बारे में, ठीक है। ब्रह्मी जो है, इसका जो ओरिजिन है, ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है विच इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब आप देख रहे हो ना, मेघा, रिया, मयूर, इस प्रकार के बताओ मेघा बेसिक क्वेश्चन नहीं बन सकते क्या, कि एक खरोष्टी जो है वो कैसे लिखी जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, और ब्रह्मी कैसे लिखी जाती है। अगर दो ही स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आ गया, रिया मान लो यूपीएससी में, कि खरोष्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हरप्पन स्क्रिप्ट इज रिटन इन बोस्ट्रोफिडन फॉर्म, एक लाइन राइट टू लेफ्ट, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट, अगली लाइन राइट टू लेफ्ट, अगली लाइन लेफ्ट टू राइट, ऐसा देखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था पूरम दलाल दहिया के अंदर ये वर्ड जो है बूस्ट्रोफिडन, ये गिवन है।
फिर आपसे बोल दिया जाए कि उर्दू इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब पेयरिंग देखो इसकी कितनी टिपिकल हो जाएगी और स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करवाना एग्जामिनर के लिए कितना आसान है अगर उसके इन सब चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो किसी स्टूडेंट को तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप जैसे आप देखो ब्रह्मी खरोष्टी वगैरह के बारे में तो मयूर एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में एनसीईआरटी वगैरह में आप बहुत अच्छे से तो जानते ही हो रही है। कुछ नहीं करना है, ये जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ से इंस्पिरेशन मिल रही है ना, सिंपली आपको क्या इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या पता लगा, आपको कुछ अशोकन साइट्स पता लग गई, कुछ इंस्क्रिप्शन पता लग गई, अशोकन टाइम की कुछ लैंग्वेजेस पता लग गई। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आपने जहाँ जहाँ पर ये ब्रह्मी और खरोष्टी के बारे में सुन रखा है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में जाओ, उस पर्टिकुलर पेज नंबर पर स्टिकी नोट को अपने अटैच कर लो, एक लाइन लिख दो बस अपनी स्टिकी नोट में, खरोष्टी इज इक्वल टू रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ब्रह्मी इज इक्वल टू रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, खत्म। बाकी एनालिसिस आपने एक बार यहाँ पर सुन ली, बस इसके अगर आपके पास बुक है उपेंद्र सिंह की, उसके पन्ने फाड़ कर फेंक दो या उस उतने पेजेस को निकाल कर बेच आओ और दूध जलेबी खा लेना उसका। निचोड़ निकालना आना चाहिए आपको। कई लोग होते हैं कि नोट्स के चक्कर में एक सेपरेट बुक लिख डालते हैं। नोट्स का मतलब होता है कि आपने अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, रिवाइज कर लिया है, अब आपको सिर्फ उन चीज़ों के नोट बनाने हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको ये लगता है यार ये मैं एग्ज़ाम के दिनों में या फिर आगे चलकर मैं भूल जाऊँगी या भूल जाऊँगा, मुझे ये वाला फैक्ट ऐसा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ। उन चीज़ों के नोट्स बनते हैं। तो ओरिजिन ऑफ ब्रह्मी विच इज़ द स्क्रिप्ट रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमें क्लियर नहीं है कि ये पर्टिकुलर रीजन हम इसके लिए जैसे खरोष्टी के लिए दे रहे थे ना कि और जो इसका ओरिजिनेशन है इट इमर्ज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, आगे चलकर ये नॉर्दर्न इंडिया तक फैला, इसका अस्तित्व सेंट्रल एशिया के साथ भी जुड़ा हुआ है, इसका ओरिजिन नहीं जान पाते हम। लेकिन कुछ स्कॉलर जो कहते हैं इसका इंडिजिनस ओरिजिन है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ इसका ओरिजिन है। दूसरे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसका अरेमिक ओरिजिन है, यानी कि ये सीमेंटिक ग्रुप ऑफ फैमिली एफ्रो एशियाटिक फैमिली के साथ एसोसिएटेड है ये। ठीक है, लेकिन हम 100% नहीं बोल सकते इस चीज़ को गारंटी के साथ। अब ये जो प्रॉब्लम है कि इसका अरेमिक ओरिजिन है, ज़्यादातर स्कॉलर्स इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने में एक प्रॉब्लम ये आती है स्कॉलर्स को कि जो डायरेक्शन इस राइटिंग की, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें खरोष्टी का जो अस्तित्व है वो अरेमिक स्क्रिप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन खरोष्टी कैसे लिखी जा रही है, राइट टू लेफ्ट। अगर हम बात मान ले कुछ स्कॉलर्स की जो कि ये कहते हैं कि अरेमिक ओरिजिन है इसका, तो इसकी जो राइटिंग है ये तो लेफ्ट टू राइट है, तो ये अरेमिक का पार्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि अरेमिक लैंग्वेज ऑफ फैमिली के अंदर ये जो लैंग्वेजेस हैं इनका जो राइटिंग स्टाइल है इट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, जस्ट लाइक उर्दू। ब्रह्मी का लेकिन जो राइटिंग स्टाइल है, जो डायरेक्शन है, इट गोज फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन टू राइट डायरेक्शन। तो ये थ्योरी को एक्सेप्ट करने में डायरेक्शन ऑफ राइटिंग के ऊपर एक डिबेट है। ठीक है, एंड द फॉर्म ऑफ लेटर्स जो कि यूज होते हैं ब्रह्मी और खरोष्टी के अंदर वो एंटायरली डिफरेंट है। तो ये बहुत अनलाइकली है कि ये सेम स्क्रिप्ट से निकली हैं दोनों, ब्रह्मी और खरोष्टी। नहीं, ज़्यादातर स्कॉलर्स 90% स्कॉलर्स इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो हमें इसी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि इसका इंडिजिनियस ओरिजिन है, ये इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इमर्ज हुई है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। खरोष्टी क्या हुआ, आगे चलकर डिक्लाइन कर जाती है और कंप्लीटली खरोष्टी का जो अस्तित्व है वो धूल चाटने लग जाता है 3rd सेंचुरी BC में। लेकिन ब्रह्मी स्क्रिप्ट ने बहुत नाम कमाया। ठीक है, खरोष्टी के बारे में आप जैसे आप जानते हो कि आगे चलकर जब हम बात करते हैं जैसे अशोकन एम्पायर की, पोस्ट मौर्यन एम्पायर की, गुप्ता एम्पायर की, वहाँ पर खरोष्टी का कोई जिक्र आपको देखने को मिलता नहीं है आगे चल के मौर्यन एम्पायर के बाद 3rd सेंचुरी BC तक, क्योंकि कंप्लीटली ये जो स्क्रिप्ट है ये डाई आउट हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी। लेकिन वहीं पर ब्रह्मी के साथ क्या हुआ, ब्रह्मी जो है इट बिकेम द पेरेंट ऑफ ऑल द इंडिजिनियस स्क्रिप्ट्स ऑफ साउथ एशिया, और स्पेशली दुनिया के उन कोनों में भी ये स्क्रिप्ट बहुत प्रचलित हुई जो कि एसोसिएटेड है सेंट्रल एशिया के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ। ठीक है, ये उनके साथ भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई, उस रीजन के साथ एसोसिएटेड मानी गई। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।